Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathod, Assistant Professor in History। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 1919 का अधिनियम बताया था, उसकी मुख्य व्यवस्थाएं बताई थी, जिसके अंतर्गत हमने गृह सरकार और केंद्रीय सरकार ये दो किए थे। केंद्रीय सरकार में परिवर्तन। आज हम तीसरा लेंगे, प्रांतीय सरकारों में परिवर्तन। 1919 के अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्रों को निश्चित कर दिया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच पहली बार प्रशासन के समस्त विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय दो वर्गों में बांटा गया। विषयों के विभाजन का आधार यह था कि जो विषय समस्त देश के लिए महत्व के थे और जिनकी व्यवस्था की आवश्यकता सभी प्रांतों के लिए समान रूप से थी, उन्हें केंद्रीय विषय माना गया। रेलवे, डाक, तार, यातायात सुरक्षा, वैदेशिक नीति और आदि केंद्रीय विषय थे। प्रांतीय सूची में स्थानीय महत्व के विषय जैसे शिक्षा, स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि रखे गए। विषयों के विभाजन के उपरांत जो विषय शेष रहे वे सब केंद्र को सौंप दिए गए। प्रांतीय सरकारों की आय के साधन भी स्पष्ट कर दिए गए ताकि ये सरकारें विभिन्न विभागों के विकास के लिए हमेशा केंद्रीय सरकार का मुंह न ताकती रहें। अब हम लेंगे प्रांतों में परिवर्तन। तो पहले प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन यानी डायरकी या द्वैध शासन की स्थापना। जिस प्रकार 1919 के अधिनियम ने केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के मध्य विषयों का विभाजन कर दिया, उसी प्रकार प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया। जिन विषयों को ब्रिटिश सरकार ने अपना हित ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण समझा, उनको आरक्षित श्रेणी में रखा और वे विभाग अंग्रेज मंत्रियों को ही सौंपे जाते थे। इस श्रेणी में थे विभाग रखे गए वे थे भूमि कर, सिंचाई, न्याय, पुलिस, जेल, राजस्व आदि। जिन विषयों को ब्रिटिश सरकार कम महत्व का समझती थी, उन्हें हस्तांतरित श्रेणी में रखा गया। और ये विभाग थे स्थानीय स्वराज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, औद्योगिक उन्नति, कृषि, सरकारी समितियां आदि। ये विभाग प्रांतीय मंत्रियों को सौंपे जाते थे। भारतीय मंत्री प्रांत की विधानसभा तथा प्रांत के गवर्नर दोनों के प्रति उत्तरदायी होते थे। रक्षित विभाग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अधीन होते थे। इन अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर स्वयं करता था तथा वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। अंग्रेज मंत्रियों से विधानसभा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। भारतीय मंत्रियों को विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक था, जबकि अंग्रेज मंत्रियों के साथ ये शर्त नहीं थी। इसी कारण वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। अब हम लेंगे द्वैध शासन से तात्पर्य। प्रांतों में विषयों को दो श्रेणियों में विभक्त कर वहां द्वैध शासन अर्थात डायरकी की स्थापना की गई। इस द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता सर लायोनेल कार्टिस माना जाता है, जिसने सर भूपेंद्र नाथ बसु को एक पत्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया था। इस योजना को लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड ने अपनाकर उसे प्रांतीय सरकार में पूर्ण रूप से स्थान दिया। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग में गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और दूसरे भाग में गवर्नर तथा उसके मंत्रीगण थे। गवर्नर के संबंध भी दोनों विभागों से विभिन्न प्रकार के थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली को एक प्रयोगात्मक तथा परिवर्तनशील प्रणाली बतलाया था। इसमें सरकार के दो भिन्न भिन्न सिद्धांतों के आपस में सहयोग तथा समन्वय की आवश्यकता थी। कार्यकारिणी के एक क्षेत्र में आंशिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत था तो दूसरे क्षेत्र में उत्तरदायित्व के सिद्धांत का समावेश था। द्वैध शासन की यह प्रणाली 9 प्रांतों में लागू की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत गवर्नर की भूमिका दोहरी हो गई। हस्तांतरित
विषयों को गवर्नर मंत्रियों की सामान्य सलाह से करता था। मंत्रियों की सलाह मानने को वह बाध्य नहीं था। आरक्षित विषय कार्यपालिका परिषद के 4 सदस्यों के अधीन होते थे। गवर्नर इन सदस्यों की बैठकों का सभापतित्व करता था। विषयों पर निर्णय बहुमत से लिया जाता था। इस प्रकार इस नवीन संविधान को सफल बनाने में गवर्नर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब हम लेंगे प्रांतीय व्यवस्थापिका का गठन। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 9 प्रांतों में विधि निर्माण के लिए केवल एक सदन ही रखा गया। प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या भी उनके आकार के अनुसार एक दूसरे से भिन्न थी। सबसे छोटी परिषद आसाम प्रांत की थी, जिसकी सदस्य संख्या कुल 53 थी, जबकि बंगाल परिषद की सदस्य संख्या 140 थी। यह 9 प्रांतों की परिषदों में सबसे बड़ी थी। मुसलमानों तथा सिखों का निर्वाचन पृथक प्रणाली पर हुआ था। वस्तुतः प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। प्रथम श्रेणी में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्य थे। इनकी संख्या विधानसभा की कुल संख्या से 70% से कम नहीं हो सकती थी। दूसरी श्रेणी में मनोनीत सदस्य होते थे, जो अधिक से अधिक 20% हो सकते थे। तीसरी श्रेणी में गैर सरकारी मनोनीत होते थे। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। मतदाताओं की योग्यता का आधार उनकी संपत्ति ही थी। अब हम लेंगे प्रांतीय विधानसभा के अधिकार। निस्संदेह 1919 के अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं के अधिकारों में भी वृद्धि की। सदन की अध्यक्षता अब गवर्नर न करके निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी करता था। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया गया। हालांकि इस अधिनियम के अंतर्गत मतदाता की योग्यता कम संपत्ति की योग्यता पर निर्धारित कर दी गई थी तथा मतदाता सीमित संख्या में ही रहे। ब्रिटिश राज्यों के 25 करोड़ मनुष्यों में से मतदाता केवल 53 लाख थे, जो पूरी जनसंख्या के 2% थे। कानून बनाने की प्रक्रिया में इनके सदस्य सक्रिय भाग ले सकते थे। प्रांतीय विषय स्पष्ट रूप से निर्धारित हो चुके थे। प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का इन्हें अधिकार था। पहली बार इन सदस्यों को अपना सभापति चुनने का अधिकार दिया गया। इससे विधानसभाओं पर से सरकारी प्रभाव कम हो गया। प्रांतीय प्रशासन पर निगरानी रखने का अवसर भी विधानसभा के सदस्यों को मिला। हस्तांतरित विषयों पर तो इन सदस्यों का नियंत्रण पूरा था। विधायक मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते थे। असंतुष्ट रहने पर वे मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी ला सकते थे, परंतु कुछ विषयों पर विधेयक लाने से पूर्व उन्हें गवर्नर की अनुमति लेना आवश्यक था। इसी प्रकार प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक बिना गवर्नर की स्वीकृति के अधिनियम नहीं बन सकता था। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर को अधिकार था कि चाहे तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा दे या उस पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे। प्रांतीय विधेयकों पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति भी आवश्यक होती थी। प्रांतीय विधानसभा को केंद्रीय अधिनियम को भी चुनौती देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट लेंगे हम प्रांतीय व्यवस्थापिका की अवधि। प्रांतीय विधानसभाओं का कार्यकाल 3 वर्ष का निर्धारित किया गया था, परंतु गवर्नर को उसे समय से पूर्व भंग करने तथा उसका कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली की समीक्षा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली भारत के 9 प्रांतों में चालू की गई थी। इस प्रणाली का प्रचलन करना ही इस अधिनियम का प्रमुख निर्णय था। बंगाल तथा मध्य प्रांत के अलावा यह शेष 7 प्रांतों में 1937 तक प्रचलित रही। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने वचन दिया था कि भारत में वह क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रयास करेगी। यह द्वैध शासन प्रणाली उस दिशा में ब्रिटिश सरकार का प्रथम प्रयास था, इसीलिए यह प्रणाली महत्वपूर्ण समझी गई थी। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसने मद्रास, बंगाल और पंजाब के द्वैध शासन का अध्ययन किया। द्वैध शासन प्रणाली का उद्देश्य।
ब्रिटिश सरकार ने अपनी 1919 की घोषणा में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन तो दे दिया था, पर उस वचन को वह एक चरण में पूरा नहीं करना चाहती थी। वह भारतीयों को अभी इस योग्य नहीं समझती थी, इसीलिए वह इसके लिए प्रथम उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहती थी। उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करने में वह भारतवासियों को प्रशिक्षण देना चाहती थी। इसके अलावा इस द्वैध शासन प्रणाली से यह भी आशा की गई थी कि यह प्रणाली ब्रिटिश अफसरशाही और भारतीय लोगों के मध्य एक पुल का कार्य करेगी। नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली का क्रियान्वयन। तो पहले हम ले रहे हैं कार्यपालिका। प्रांतीय कार्यपालिका का गठन दो स्वरूपों में किया गया। एक स्वरूप था गवर्नर और उसके अंग्रेज कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों का। दूसरे स्वरूप में गवर्नर और प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्री थे। अंग्रेज मंत्रियों के हाथों में आरक्षित विभाग रहे जो महत्वपूर्ण होते थे। ये मंत्री अपने विभागों के पूर्ण स्वामी होते थे तथा उन्हें अपने विषयों में पूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे। विधानसभा के सदस्य भी उनके कार्य में बाधा नहीं डाल सकते थे। विधायिका के सदस्य सुरक्षित विषयों के संदर्भ में केवल आलोचना कर सकते थे, उनके शासन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वास्तव में यह एक विचित्र व्यवस्था थी। विषयों का विभाजन न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं था। अब हम लेंगे प्रांतीय विधान सभाएं। कूपलैंड का कहना था कि 1919 के अधिनियम का अधिक रजत पक्ष यानी ब्राइट साइड तो प्रांतों में संवैधानिक प्रणाली को प्रचलित करना था। इससे प्रांतों की विधानसभाओं के 70% सदस्य निर्वाचित होने लगे। ये ही अपना अध्यक्ष निर्वाचित करने लगे। मंत्रियों से वे उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछने लगे। उन पर भी गवर्नर के विशेषाधिकार नियंत्रक बने हुए थे। आर्थिक विधेयकों पर भी सदस्यों का अधिक नियंत्रण नहीं था। चुनाव भी सांप्रदायिकता के आधार पर हुए, पर इसे तो हमारे कांग्रेस ने ही पूना समझौते के अंतर्गत भी स्वीकार किया। निस्संदेह प्रशासन में अवरोधक सरकार की तरफ से खड़े किए जाते थे, परंतु इन सब का सर्वेक्षण करने पर्सिवाल स्पीयर ने लिखा है कि इन सुधारों की उपलब्धियां स्थूल तथा सार युक्त रही। स्वायत्त शासन के मार्ग में ये सुधार महत्वपूर्ण दूरदर्शक प्रस्तर यानी माइलस्टोन के रूप में सिद्ध हुए हैं। इन सुधारों के बिना भारतीय राजनीतिक प्रगति में विलंब हो सकता था, उसमें अनिश्चितता हो सकती थी और उसके क्रांतिकारी होने की संभावना थी। इसने संवैधानिक विकास की घड़ी को चालू कर दिया जो नहीं रुकी।